WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक 422 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में डायबिटीज है। डायबिटीज के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो एक डरावना आंकड़ा है। मैं अगर आपको कुछ आंकड़े बताऊं जो कि भविष्य के आंकड़े हमें दिखाते हैं, उनके हिसाब से 2021 में 537 मिलियन लोगों को डायबिटीज था दुनिया भर में, और 2030 तक ये आंकड़ा 643 तक बढ़ सकता है, 643 मिलियन। और अगर आप और 5 साल आगे जाएं तो ये 783 मिलियन तक छू सकता है जिन लोगों को डायबिटीज होगा। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्यों इतनी तेजी से डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। भारत को तो डायबिटीज का कैपिटल तक कहा जाने लगा है। डायबिटीज के मामले सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। डायबिटीज की वजह से 1.5 मिलियन डेथ्स पर ईयर हो रही हैं, ये WHO का दावा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप खर्ब। स्वागत है सर आपका। और उनसे जानेंगे कि आखिर डायबिटीज है क्या, वो किस तरह से डेथ का कॉज बन रही है, युवाओं में, बुजुर्गों में, किशोरों में डायबिटीज के मामले इतने बढ़ क्यों रहे हैं। एक और बेहद ही अहम सवाल ये है कि क्या डायबिटीज से आप पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं या नहीं। डायबिटीज है क्या, किस तरह से ये आपके शरीर में बनती है और कितनी नुकसानदायक आपके लिए ये हो सकती है। इन सभी सवालों के जवाब आज लेते हैं डॉक्टर संदीप खर्ब से। तो डायबिटीज आखिर है क्या और क्यों ये इतना भयंकर रूप लेती जा रही है। मैम, डायबिटीज़ जो है अपने आप में एक स्टेट है शरीर के अंदर जिसके अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसको होने के दो मुख्य कारण हैं, या तो शरीर में इंसुलिन कम बनता है, या फिर दूसरा वजह हो सकता है कि इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो एक्शन नहीं कर पाता है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो मान लीजिए कि किसी इंसान में उन्हें खाना खाया, जब इंसान खाना खाता है तो उसमें से आंतों में जाके उसमें से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। ये ग्लूकोज आंतों से ब्लड के अंदर आ जाता है। यहाँ पर इंसुलिन का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन है तो वो एक चाबी की तरह काम करती है, वो सेल के अंदर चाबी लग जाती है और ये ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर पहुँच जाता है। तो सेल को ऊर्जा मिल जाती है ग्लूकोज की फॉर्म में और ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ये चाबी ना हो, मान लीजिए इंसुलिन ना हो, तो हमारे शुगर लेवल ज़्यादा रहने लगेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए चाबी है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है, वो उस लॉक उस ताले के अंदर फिट नहीं हो रही है, तो उस केस में भी ब्लड शुगर हाई रहेगा लेकिन सेल को वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, जिसको आमतौर पर शुगर कह के इसीलिए लोग इसको बोलते भी हैं। तो जो आपने दो चीजें बताई, क्या डायबिटीज के टाइप भी उन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। हाँ, मुख्य तौर पे मैम डायबिटीज जो है एक टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें कि इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसका जो रीजन है वो ऑटो इम्यूनिटी, मतलब आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए, वो माना जाता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है सबसे कॉमन डायबिटीज मैम टाइप 2 है, जो कि अराउंड 90% लोगों में देखने को मिलता है। वो उसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो काम नहीं कर पाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको। इसके अंदर समय के साथ इन पेशेंट्स में भी धीरे धीरे इंसुलिन की और कमी होती जाती है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज है। अच्छा, धीरे धीरे इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है। पहले तो काम ही नहीं करता है लेकिन फिर धीरे धीरे वो बनना भी कम हो जाता है। हाँ, टाइप 1 में तो मैं बनता ही नहीं है, टाइप 2 में बनता है लेकिन काम कम करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इंसुलिन बनने की क्षमता भी कम होगी, तो थोड़ी थोड़ी दवाई की जरूरतें समय के साथ टाइप 2 में बढ़ती जाती हैं। इसी प्रकार एक टाइप 3 डायबिटीज है जिसमें बहुत छोटी छोटी लेस कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज रखी जाती हैं। और टाइप 4 जो डायबिटीज है वो मैम प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है उसे कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान जो शुगर डायबिटीज की बीमारी होती है उसे टाइप 4 बोलते हैं। अच्छा, आपने टाइप 3 और टाइप 4 की बात की। मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को उधर पता होगा कि डायबिटीज के और 2 प्रकार भी हैं जिनके आपने बात की। ज्यादातर टाइप 1 और टाइप 2 की ही बात की जाती है। आप अगर थोड़ा सा और इस पे बता पाएं कि किन लोगों को होता है, रीजंस क्या रहते हैं। देखिए मैम, जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 5 to 10% में रहता है, टाइप 2 जो है अराउंड 90% में रहता है, टाइप 3 जो है काफ़ी कम होता है लेकिन वो बड़ा ही सेलेक्टिव अलग किस्म की डायबिटीज़ होती है। मान लीजिए किसी पेशेंट में पैंक्रियाज का ट्यूमर हो गया है या किसी पेशेंट के अंदर पैंक्रियाज नेक्रोसिस हो गया, मतलब पैंक्रियाज डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो एक टाइप 3 का एक सब टाइप हो जाता है, टाइप 3C। इसी प्रकार से किसी को बर्थ से ऐसे डिफेक्ट हैं, एक सिंगल जीन में डिफेक्ट है लेकिन उसकी वजह से उसकी बॉडी जो है इंसुलिन कम बनाती है लेकिन थोड़ा कम बनाती है, तो उसे मोडी बोलते हैं हम। तो ऐसे ऐसे, और मान लीजिए किसी को दवाई की वजह से शुगर हुआ है, किसी और बीमारी है, जैसे किसी दूसरी बीमारी, दूसरे हार्मोन ज्यादा बने उससे जो शुगर लेवल बढ़ रहा है, इस तरह की जो लेस कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है उन सबको एक ग्रुप में टाइप 3 में कर दिया है।
टाइप 4 तो देखो रिलेटिवली कॉमन है, सब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान यूजुअली बॉडी के अंदर काफ़ी बदलाव होते हैं और उसकी वजह से आमतौर पे 6 महीने के 6 से 7 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे पेशेंट्स में आज के दिन हम देखते हैं कि शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो ये जो टाइप 4 डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, क्या आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर डिलीवरी ये ठीक हो जाता है विदाउट मेडिसिन? हाँ, मुख्यतः तौर पे मैम आप पाएंगे कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है जो आमतौर पे लास्ट 3 to 4 मंथ्स में होता है, जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद इसमें शरीर में बदलाव बहुत जल्दी वो सामान्य हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा सर्टन नहीं है। आमतौर पे देखा गया है कि आप डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद दोबारा टेस्ट करें और कंफर्म करें। इसमें भी डेटा ये है कि 5 से 10 साल के अंदर 50% लेडीज जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है उनको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। 50% में चांसेस रहते हैं। टाइप 2 के हो जाता है? टाइप 2, हाँ, टाइप 1 तो बिल्कुल अलग हो जाता है, तो टाइप 2 डायबिटीज उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। 44% लोग पूरी दुनिया में अनडायग्नोज्ड हैं डायबिटीज से, ये WHO का डेटा कहता है। तो डायबिटीज का लेट डायग्नोज होता है या डायग्नोज ही नहीं होता, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए मैम, इसका मैं पहले भी कई बार मैंने बोला है कई मीटिंग्स में कि डायबिटीज का सबसे कॉमन लक्षण क्या है कि कोई लक्षण नहीं है। ये सबसे बड़ी व्यथा कह सकते हैं आप डायबिटीज की, या डॉक्टर्स की व्यथा भी कह सकते हैं आप, कि हमारे पेशेंट का शुगर 180 है, 200 है, उनको महसूस ही नहीं होता है। आप पेशेंट को दोष भी नहीं दे सकते, लेकिन अब उनको मालूम नहीं है तो वो आते नहीं है। तो डायबिटीज के लक्षण आमतौर पे जब आने शुरू होते हैं तो तब होते हैं जब आपका शुगर जो है 180-200 को क्रॉस करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक सर्टेन लेवल, जैसे अगर आपका ब्लड ग्लूकोज 180 से कम है तो आमतौर पे किडनी बॉडी के अंदर घूमता रहता है, लेकिन जब 180-200 को क्रॉस करता है तो वो एक किडनी का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, तो बॉडी फिर ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन में पास करती है, तो पेशेंट आमतौर पर ज़्यादा यूरिन आना इससे स्टार्ट करते हैं, प्यास ज़्यादा लगना। तो ये सब लक्षण तब शुरू होते हैं जब शुगर 180-200 को क्रॉस करता है। लेकिन नॉर्मल लोगों का शुगर जो है खाली पेट 100 से कम रहता है। तो जो बीच वाला विंडो है ये बड़ा सारा हमारा मिस हो जाता है, पेशेंट को भी सिम्टम नहीं है। एक और विडंबना ये है कि अगर किसी का शुगर मान लीजिए कि 150 है और वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है 6 महीने साल के अंदर, तो आपने देखा हो कई बार 300-400 वाले शुगर को भी लक्षण नहीं, पता नहीं चल रहे। तो ये एक बड़ी विडंबना है डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, लेकिन इसका बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। WHO है, इंडियन सोसाइटीज हैं, सब ने डायबिटीज की एक रूटीन स्क्रीनिंग भी बताई हुई है। हमें ये भी बताया गया है कि किन पेशेंट को जल्दी स्क्रीनिंग करना है। अगर आप देखेंगे कि तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, तो हमारे यहाँ तो वैसे भी हम एज ए रेस हमारे को डायबिटीज रिस्क ज्यादा है, तो हमारी स्क्रीनिंग तो पहले शुरू हो जानी चाहिए। तो अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हम टाइमली अपना स्क्रीनिंग का सिस्टम अडॉप्ट करें। ठीक, आपने अभी एक बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्क्रीनिंग की सलाह दी जाती है, तो वो कौन से लोग होंगे? मुख्य तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग जिनको दिया वो होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है। अगर किसी इंसान का बॉडी वेट ज़्यादा है, एक BMI करके एक क्राइटेरिया रहता है जिसमें वेट एंड हाइट आप कैलकुलेट करते हैं, वो अगर 23 से ज़्यादा है इंडियन कॉन्टिनेंट में, या ये कह सकते हैं किसी लेडी जिसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, या पुरुष का 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, प्लस उनके परिवार में किसी को भी अगर डायबिटीज़ है, या लेडी को PCOD की बीमारी है, या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, BP ज़्यादा है, इनफर्टिलिटी है, शरीर पे कुछ निशान होते हैं जैसे गर्दन कई बार डार्क आपने देखा होगा तो वो रहती हैं, तो ये सब मार्कर्स होते हैं और भी बहुत सारे। तो उनके हिसाब, या जेस्टेशनल, जैसे किसी को अगर प्रेगनेंसी में पहले डायबिटीज़ हुआ, तो इन लोगों में एडवाइजेबल ये रहता है कि आप रूटीनली डायबिटीज स्क्रीनिंग करते रहें, और 35 ईयर्स के बाद तो एक बार जरूर सबका कर ही लेना चाहिए। डॉक्टर, आपने अभी एक बात कही कि कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप ध्यान में रखें, जैसे गर्दन पे कालापन होना, तो ऐसे कौन से कॉमन साइन होते हैं, 5, 4, 3, या जो भी आपको लगता है कि ये वो चीजें हैं जो आप विजिबली मतलब आपको दिखती हैं और आपको सोचना चाहिए कि अब मुझे स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए डायबिटीज की? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम देखते हैं किसी भी इंसान को, तो हमारे सबसे पहले हमारा ध्यान उसके पे जाना चाहिए कि उसका बॉडी फैट कैसा है या शरीर का प्रकार कैसा है। जो नाशपाती की तरह का अगर शरीर है, आप देखते हैं कि पेट के आसपास या बेल्ट बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो वो सबसे पहला एक रिस्क फैक्टर आता है। इसके साथ में अगर आप पाते हैं किसी पेशेंट के गर्दन के ऊपर स्किन, चमड़ी मोटी हो गई है या काली हो गई है, तो वो भी एक डायबिटीज़ का रिस्क मार्कर है। आप बगलों में या बाजू के जहाँ पर भी स्किन फोल्ड बनते हैं, अगर वहाँ पे स्किन मोटी हो रही है, वो भी डायबिटीज़ का मार्कर है। साथ में ये भी देखा गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल के मार्कर होते हैं, जैसे कि आंखों के आसपास एक थक्के से जम जाना, तो वो सब भी एक तरह से इनडायरेक्टली
डायबिटीज़ के मार्कर भी माने जाते हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ बताता है कि उनको बार बार कट्स हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, नाखून देख सकते हैं, नाखूनों के अंदर अगर आपको लगता है कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट के पाँव पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर पाँव के ऊपर आप देख पाते हैं कि उनके पाँव डिस्कलरेशन या पाँव डार्क निशान चकत्ते वगैरह दिखाई देते हैं आपको, या घाव हो रहे हैं, तो ये सब डायबिटीज़ के मार्कर। तो हमने मार्कर्स की बात की, हमने समझा कि डायबिटीज़ है क्या। अब आगे बढ़ते हैं और आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि अगर एक बार डायग्नोज हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ है, तो व्हाट नेक्स्ट, अब आप क्या करें कि आप डर जाएं कि अब तो ठीक ही नहीं होगी डायबिटीज़, मुझे ज़िंदगी भर के लिए मीठा शुगर सब छोड़ना पड़ेगा। देखिए, डायबिटीज़ अगर हम इलाज की बात करते हैं तो ये कुछ मामले में सत्य है कि डायबिटीज़ के मरीज़ को परहेज तो उसके एक कॉर्नर स्टोन ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। घूमना फिरना, समय के साथ व्यायाम करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपना हेल्दी खाना खाना। जब हम बात करते हैं आपको खाने में परहेज करने हैं, तो खाने में परहेज का मतलब ये नहीं कि आपको खाना छोड़ देना है। खाने में परहेज का मतलब है कि पेशेंट वो खाना खाएं जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं उनके लिए भी अच्छा है वो खाना। जैसे कि अगर हम मान लीजिए ज़्यादा फाइबर कंटेंट का खाना खाते हैं, हम वसापूर्ण खाना कम लेते हैं, हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो वो मेरे लिए सबके लिए अच्छा है, तो मरीजों के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर उनको जैसे मीठा अगर लेना है तो नेचुरल शुगर वाली चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत ली जा सकती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर जो चीज़ें नेचर ने ही नहीं बनाई, अगर उनको आप बाहर से लेंगे तो वो आपका नुकसान बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने हैं, परंतु हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो डॉक्टर आपने बोला कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल ना करें। मैंने भी कई जगह ये देखा है कि मना किया जाता है कि वो आपको जितना शायद फायदा नहीं पहुंचाता उतना नुकसान दे सकता है। किस तरह से वो नुकसानदायक हो सकते हैं? देखिए मैम, अभी तो WHO ने भी बड़ी क्लियरली मेंशन किया है। हुआ क्या है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स समाज में एक संदेश ये था कि आप कितना भी लेते रहें, वजन तो उससे बढ़ता नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहते हैं। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनमें तो WHO बोलता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेटा ये है कि इनको खाने से रादर वज़न बढ़ता है, क्योंकि ये एपेटाइट, भूख को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ इन पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम वगैरह भी ज़्यादा देखी गई है। डायबिटीज़ के मरीजों में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु वो भी एडवाइजेबल या फ़ायदे की चीज़ नहीं है। ऐसा देखा गया है कि अब आर्टिफिशियल स्वीटनर आप लेते हैं, ना सिर्फ वेट बढ़ता है बल्कि आपके जो आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनका नंबर कम हो जाता है, जो आने वाले समय में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से हार्ट प्रॉब्लम का भी चांसेस या पॉसिबली किडनी प्रॉब्लम के भी चांसेस ज़्यादा मात्रा में दवाई लेने से बढ़ सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहा जाए और ये मिसकंसेप्शन जो भ्रांतियाँ समाज में कम हो जाए तो